स्वात से लेकर वजीरिस्तान तक तमाम इलाकों को खाली कर दिया गया। अवाम ने अपने मुल्क के अंदर हिजरत की। हमारे वो कबायली खवातीन जो अपने खास माहौल में और खास कल्चर के अंदर जिंदगी गुजारते रहे, उन्हें आपने सहराओं में जाकर बिठाया, उनको बाजारों में भीख मांगने पर आपने मजबूर किया, उसके चादर को तुमने तार तार किया। और अभी मेरे पास वफूद आए हैं, मसूद कबीले का वफद आया। पिछले साल हमारे साथ एक मकान अगर मुकम्मल तबाह है तो 4 लाख रुपए, और अगर जुज़वी तौर पर नुकसान हुआ है तो 1,60,000 रुपए, और वो भी लोगों को पैसे नहीं दिए गए, उसका टोकन दिया गया। वो टोकन अभी तक जेबों में लिए फिर रहे हैं। एक शख्स को अदायगी नहीं हो रही। आप बताएं, 4 लाख एक मकान बनाने के लिए, क्या 4 लाख पर आपके घर का गुसलखाना भी बन सकता है? और आप उनको कहना है कि पूरा घर बनाना है। 1,60,000 का आपने 1-2 कमरे बनाने हैं जो गिर गए थे। क्या मजाक दुनिया के साथ हो रहा है? आज चमन के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर 9 महीने से लोग बैठे हैं, दर बदर बैठे हुए हैं। आप वो शरायत उनके ऊपर लगा रहे हैं जो शरायत सरहद पर बैठे हुए लोगों के ऊपर दुनिया में नहीं लगाए जाते। पूरी दुनिया में सरहद पर रहने वालों को कुछ खुसूसी मराहत मिलती हैं, और वो भी वो बॉर्डर जो बैनुल-अक़वामी तौर पर रिकग्नाइज्ड हो। हिंदुस्तान पाकिस्तान का सरहद तयशुदा है। पाक अफगान बॉर्डर को मैं और आप पाक अफगान बॉर्डर कह रहे हैं। क्या अफगानिस्तान भी उसको पाक अफगान बॉर्डर कहता है या उसको डेवलपमेंट लैंड कहता है? क्या ये किसी समझौते की बुनियाद पर हुआ था? एक ही आदमी का घर, उसका सहन पाकिस्तान में है, कब्र अफगानिस्तान में है। एक ही गांव की मस्जिद, उसका मेहराब अफगानिस्तान में है और उसकी मुक्तदी जो है वो पाकिस्तान में खड़े होते हैं। चमन में जाएं, कितने लोग हैं जिनके घर पाकिस्तान में है और जायदादें अफगानिस्तान में है, जमीनें वहां काश्त करते हैं, वहां से माल लाते हैं, अपना कमाया हुआ घर में लाते हैं। आज वहां पर आप कर क्या रहे हैं? लोग बैठे हुए हैं मुतबादिल, कोई उनके पास आप तजवीज नहीं है कि आप उसको क्या रोजगार दे रहे हैं। वो मजदूरी करते हैं, बच्चों के लिए कमाते हैं। मैं आपको बताऊं जनाब स्पीकर, अब नौबत यहां तक पहुंच गई है कि घरों के अंदर, मैं बड़ी जिम्मेदार फोरम पर बात कर रहा हूं, कि घरों के अंदर हमारी माओ बहनों ने अपने जेवरात बेच दिए हैं, थालियां बेच दी हैं, और वो अपने रोजगार की फिक्र में हैं। वो खत्म हो गए पैसे, अब घरों के दरवाजे और खिड़कियां वो बेचने में मजबूर हो गए हैं कि किस तरीके से हम दिलदार गुजारे। और रियासत इस हद तक शकील कल्ब हो चुकी है, उनको एहसास तक नहीं है कि ये मुल्क के बाशिंदे हैं और उनको क्या गुजर रही है। 9 महीने तक लोग बैठे हुए हैं, कोई एहसास है इस बात पर? मेरे पास अंगूर अड्डे का वफद आया, भरपूर वफद आया, और कहा साहब आप तो आए हैं हमारे गांव में। मैंने कहा जी मैं आया हूं आपके गांव में, तो आप बताएं वहां हमारी क्या पोजीशन है? मैंने कहा मेरी रात अफगानिस्तान में थी और मेरा जलसा पाकिस्तान में था। उन्होंने मुझे बताया कि ये लकीर है, किसी के घर के बीच में से गुजर रहा है, किसी के मस्जिद के बीच में से गुजर रहा है। उन लोगों पर आप इस किस्म के कदम लगाएंगे? गुलाम खान के ऊपर ये सूरत हाल बन रही है, जमरूद के ऊपर ये सूरत हाल बन रही है। जरा अपने शरायत लगाएं, लेकिन उनके लिए काबिल बर्दाश्त भी तो हो, काबिल अमल भी तो हो। बस मुल्क से वफादारी और हुब्बुल वतनी का दावा, उस पर आप कब्जा कर लेते हैं, और जब आपसे कोई इख्तिलाफ राय करता है फिर आप मुल्क के दुश्मन है। आप तो मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है जनाब स्पीकर, हमारे यहाँ आप 1000 टैक्स लगाएं। मैं पार्लियामेंटेरियन भी हूँ, 40 साल इस सियासत की खारजार वादी से गुजर कर आज खड़ा हूँ। इन सहराओं को मैंने अबूर किया है। आपके मुल्क के अवाम आपको टैक्स नहीं देंगे, इसलिए अवाम को आप पर एतमाद नहीं है। और ये बात मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूँ। अगर मेरी हुकूमत हो और मैं टैक्स लगाऊंगा तो मेरे होते हुए शायद लोग इत्मीनान न करें, इसलिए कि लोगों को पता है कि मेरे टैक्स वसूल करके इसको बाहर के कर्ज में दिया जाएगा, IMF के कर्ज में दिया जाएगा, वर्ल्ड बैंक के कर्ज में दिया जाएगा। जब मेरा टैक्स मेरे फलाह बहबूद पे खर्च नहीं होता, मुझे क्या पड़ी है कि मैं आलमी बैंक को भरता रहूं और अपने पैसों से मेहनत करता रहूं। और ये आज की रीत नहीं है जनाब स्पीकर, ये हमें वर्षे में मिली है। जब अंग्रेज हुकूमत थी और बर्र-ए-सगीर पर उनका कब्जा था और अंग्रेज मुल्क में लोगों से टैक्स लेता था, बर्र-ए-सगीर का बासी टैक्स चोरी करता था, फिरंगी को वो टैक्स देने के लिए तैयार नहीं था। उसको पता था कि ये मेरे फलाह का खर्च नहीं होगा, ये उनकी अय्याशियों पर, और हमारा माल बरतानिया जाएगा। मैं खुद बरतानिया में एक मौके पर, जब मैं पाकिस्तान था और मैं मेयर के ऑफिस में गया, पाकिस्तानी कम्युनिटी वहां जमा थी, मुझे कहा मौलाना साहब इन बिल्डिंगों को देखो, ये इनके नहीं है, हमारे अपने हैं, हमारा माल लाकर चोरी करके उन्होंने ये बिल्डिंगें बनाई हैं, ये हिंदुस्तान की है, ये बर्र-ए-सगीर की है। उसके बावजूद मलिका बरतानिया इंडिया आती है और पार्लियामेंट उसको कहता है तुम 100 साल से हमारे ऊपर हाकिम रहे हो, तुमने हमारी सरजमीन पर कब्जा किया था, पहले अपोलोजाइज करो, माफी मांगो, उसके बाद आप ऐवान में आ सकती है। और उसने माफी मांगी। लेकिन जब पाकिस्तान आई और पाकिस्तान के पार्लियामेंट में आने लगी तो हमारे स्पीकर साहब और चेयरमैन सेनेट ने कहा हम पहले भी आपके वफादार थे, हम आज भी आपके वफादार। इस नजरिए को लोग टैक्स देंगे, इसको आप यकीन दिलाएंगे कि आपकी रियासत है, टैक्स आपके फलाह बहबूद पे खर्च होगा। जब मेरा पैसा मेरे फलाह बहबूद पे खर्च नहीं होगा, मुझे क्या पड़ी है कि मैं इस किस्म के टैक्स आपके जालिमाना टैक्स अदा करता रहूं। और अगर टैक्स जालिमाना है और आप मुझे अमन भी नहीं दे पा रहे
اور جب میرا سب کچھ لٹ جاتا ہے پھر آپ کو جاگ آتی ہے. جب چین کا ایک مہمان آتا ہے, اہم مہمان, مجھے یہ کہنے دیجئے, بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی, ہمارے آرمی چیف بھی چائنا گئے, وہاں انہوں نے بڑی محنت کی, لیکن سفارتی حوالے سے اگر حقیقت میں بات کی جائے ہمارے پرائم منسٹر کامیاب ہو کر واپس نہیں آئے. مولانا صاحب کائنڈلی اور ساتھ ساتھ مختصر کر دیجیے, آج بہت ان کا مہمان یہاں آیا. جی ہاں, ہم سب لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے, مہمانداری کی, اور ہم نے ان کو اپنی بھرپور حمایت, تائید, دوستی سب حوالے دیے. انہوں نے بھی سب وہی حوالے دیے. ایک جملے میں اس نے ہمیں جواب دے دیا کہ پاکستان میں اب بھی سیاسی استحکام نہیں ہے, پاکستان کی سیکورٹی اب بھی ٹھیک نہیں. آپ بتائیں کہ کس بنیاد پر وہ انویسٹمنٹ کریں گے یہاں پاکستان میں؟ جی کائنڈلی حضرت صاحب کائنڈلی وائنڈ اپ کیجیے, تاکہ آج بہت لمبا دن ہے. جی ہاں, رات کو تو 11-12 بجیں گے. اب یہاں پر آپ نے عزم استحکام کوئی آپریشن کے نام سے کوئی کیا چیز کر دی ہے. میں نے کہا ہمیں تو 2010 سے مار کھا رہے ہیں انہی آپریشنوں کے ہاتھ سے. دہشت گردی کے خلاف جنگ, دہشت گردی کے خلاف جنگ. کیا دہشت گردی کے خلاف جنگ یہ بین الاقوامی ایجنڈا نہیں ہے؟ اس پہلو کو ہم کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ خواجہ صاحب نے مجھے کہا, میرے سامنے بات کی کہ میں نے باڑ لگا دیا ہے. فخر سے کہتا ہے میں نے باڑ لگا دیا ہے. کسی کا باپ بھی نہ افغانستان جا سکتا ہے نہ وہاں سے آ سکتا ہے, کوئی دہشت گرد نہیں آ سکتا. اب موجودہ آرمی چیف فخر سے کہتا ہے میں نے باڑ اکھاڑ کے پہنا. اب پتہ نہیں وہ حب الوطنی ہے یا یہ حب الوطنی, وہ مسئلے کا حل تھا یا یہ مسئلے کا حل ہے. 50,000 سے نہیں بلکہ 25-30 ہزار لوگ یہاں سے افغانستان گئے, اور وہاں سے 40-50 ہزار اس وقت آ چکے ہیں. اور ہمارے ہاں, مجھے معاف کیجئے, بہت درد اور دکھ سے کہہ رہا ہوں, ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اگلے 2-4 مہینوں کے اندر ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان, وزیرستان, دوسرا وزیرستان, لکی مروت, کرک, بنو, ان علاقوں میں امارت اسلامیہ قائم ہو جائے. پاکستان کی نظر نہیں آ رہی. مغرب ہوتی ہی تمام تھانے بند ہو جاتے ہیں اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے گشت باہر نہیں جانا. یہ ہے آپ گیٹ. جی ٹھیک ہے, کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ؟ تو فکر بندی کی بات ہے حضرت. جی یہ آپریشن میں نے پہلی بھی عرض کیا ہے, آج بھی کہتا ہوں, یہ عزم استحکام نہیں, یہ چین کو جواب دے رہے ہیں کہ جس عزم استحکام کی بات کی تھی آپ نے, اب ہم وہ استحکام لانا چاہتے ہیں. لیکن ہر چند کے ہے نہیں ہے, یہ استحکام عزم نہیں ہے, یہ عزم استحکام کی طرف ہم جا رہے ہیں. ہمیں سوچنا پڑے گا. میں کم از کم تضادات کا شکار نہیں ہوں, میں فکری یکسوئی کا علمبردار ہو کر آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. اس طریقے سے اگر آپ قوم کو ہانکتے رہیں گے, PWD کو آپ ختم کر رہے ہیں, ہزاروں ملازمین کو آپ بے روزگار کر رہے ہیں, اتنا بڑا محکمہ جو پاکستان سے پہلے کا ہے, ان تمام حقوق کی ماں ہے, آپ نے کس سے مشورہ کیا؟ میں تو یہ دعویٰ بھی کرتا ہوں, یہ جو عزم استحکام پالیسی آپ لا رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کا بھی آپ سے مشورہ نہیں ہے. ان کی بھی کچھ کہہ رہے ہیں, دوسرے کچھ کہہ رہے ہیں, باہر آپ کچھ بیان دے رہے ہیں, پرائم منسٹر ہاؤس کا بیان کچھ آ رہا ہے اس کے بارے میں. یہ چیزیں سیدھی کرنی ہوں گی, اس پر مشاورت کرنی ہوگی, یکسوئی پیدا کرنی ہوگی. بہت ہم پٹ چکے ہیں. ایک زمانہ تھا میرے گاؤں کے قریب سے بھی یہ نہیں گزرے تھے, آج میرے گلی کی دیوار کے ساتھ گزر رہے ہیں اور وہاں کھڑے ہوتے ہیں. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ریاست نے ہمیں کہاں کھڑا کر دیا ہے؟ کیا ہم ایک شہری کی حیثیت سے ریاست پر کوئی حق نہیں رکھتے؟ اس ساری صورتحال میں دیکھیں, آپ کی جمہوریت اپنا مقدمہ ہار چکی ہے, پارلیمان اپنا مقدمہ ہار چکے ہے. جب آپ الیکشن میں دھان دیا کریں گے, اسٹیبلشمنٹ دھان دیا کریں گی, جعلی پارلیمنٹ وجود میں آئے گی, تو پھر یہی اثر ہوگا کہ عوام آپ پہ اعتماد نہیں کرے گی.